अमित और निखिल दोनों दोस्त गांव के तालाब में खेल रहे हैं। दोनों करीब 10 साल के हैं। अमित को तैरना अच्छी तरह आता है तो वो तालाब के एक किनारे से दूसरे किनारे तक बड़ी आसानी से चला जाता है। निखिल थोड़ा डरता है क्योंकि बीच में तालाब ज़्यादा गहरा है। अमित दूसरे किनारे से उसे आने को कहता है। निखिल थोड़ा हिचकिचाता है पर फिर हिम्मत करके वो तैरकर दूसरे किनारे की ओर जाने लगता है। बीच में पहुंचकर उसकी सांस फूलने लगती है और वो डूबने लगता है। उसको डूबता देख अमित भी घबरा जाता है और उसे बचाने के लिए तालाब में कूद पड़ता है। वो बहुत कोशिश करता है पर उसे बचा नहीं पाता। वो चीखने लगता है। इतने में आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और निखिल की लाश को तालाब में से निकालते हैं, जिसे देखकर अमित बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो रोने लगता है। इतने में निखिल और अमित दोनों के माँ बाप भी वहाँ पर आ जाते हैं। निखिल की माँ का बुरा हाल है। वो अपने बेटे की लाश गोद में लेकर रो रही हैं। अमित इस सब के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता है। वो सोचता है अगर उसने निखिल को किनारे पर आने के लिए ना उकसाया होता तो वो जिंदा होता। अमित के माता पिता उसे घर ले जाते हैं और उसे सांत्वना देकर चुप कराते हैं। अमित अंदर ही अंदर सोच रहा है जैसे उसने कोई गुनाह किया हो। वो इसका प्रायश्चित करना चाहता है। वो रात भर सो नहीं पाता। अगले दिन सुबह सुबह वो निखिल के घर पहुंच गया। उसकी माँ की आंखों में आंसू थमे नहीं थे। अमित की आंख में भी उनको देखकर आंसू आ गए। निखिल की माँ ने अमित को गले से लगा लिया और दोनों जोर जोर से रोने लगे। निखिल के पापा ने आकर दोनों को समझाया और उन्हें चुप कराया। इतने में निखिल की छोटी बहन भी वहां पर आ गई। वो अमित से करीब 1.5 साल छोटी थी और उसे भैया कहकर बुलाती थी। वो भी रोती हुई भैया भैया कहती हुई अमित से लिपट गई। अमित का मन काफी अशांत हो रहा था। वो ज्यादा देर वहां पर रुक नहीं पाया और घर वापस लौट गया। निखिल के घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। उसके पिता एक पोस्टमैन थे और बस गुजर बसर ही हो रहा था। निखिल की बहन अमित से एक क्लास पीछे थी और उसकी फीस देना भी मुश्किल हो रहा था। अभी अभी अमित 5वीं क्लास पास करके 6ठी क्लास में हुआ था और निखिल की बहन अंकिता 5वीं में। निखिल किसी न किसी तरह उस परिवार की मदद करना चाहता था। बैठे बैठे उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों न मैं अपनी सारी पुरानी किताबें अंकिता के लिए ले जाऊं। अगले दिन उसने ऐसा ही किया। अंकिता की माँ के लिए ये बहुत बड़ी मदद थी। वो अमित को निखिल की तरह ही मानती थी। निखिल के जाने के बाद अमित उनके घर ज़्यादा आने जाने लगा था तो ये लगाव और भी गहरा हो गया। हर साल अमित अंकिता को अपनी किताबें दे देता था। अमित पढ़ने में काफ़ी होशियार था और क्लास में अव्वल भी आता था। अब वो 10वीं में पहुंच गया था। एक दिन जब अमित निखिल के घर गया तो उसकी मम्मी अंकिता को डांट रही थी कि इस बार तुम्हारे नंबर बहुत कम आए हैं। वो कह रही थी कि हमारे पास तो ट्यूशन रखने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तब अमित बोला, आंटी अंकिता को तो मैं ही पढ़ा दिया करूँगा और वो रोज़ उसे 1 घंटा पढ़ाने लगा। जब रिजल्ट आया तो अंकिता फर्स्ट डिवीज़न में पास हुई थी। अंकिता अमित को सगे भाई से भी बढ़कर मानती थी। वो रिजल्ट के बाद सीधी अमित के पास पहुंच गई और उसे धन्यवाद कहा। अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया है। निखिल के माता पिता भी उसे अब अपने बेटे की तरह ही मानते थे। उस रात अमित सोच रहा था कि शायद उसका आज थोड़ा सा प्रायश्चित कम हो गया है। निखिल की कोई बहन नहीं थी। उस दिन राखी का त्योहार था। अंकिता अपने साथ एक राखी भी ले आई थी। उसने राखी बांधी तो अमित ने पूछा कि मैं तुम्हें क्या दूं?
अंकिता बोली, भैया आपने पहले ही मुझे सब कुछ दे दिया है। अमित बोला, चलो ठीक है, आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। अमित का 10वीं का रिजल्ट आ गया था। वो अपने जिले में फर्स्ट आया हुआ था। उसकी बचपन से ही इंजीनियर बनने की इच्छा थी। पापा ने उसका एडमिशन दिल्ली में एक कॉलेज में करवाया था। वो वहाँ नॉन मेडिकल की पढ़ाई करने लगा। हॉस्टल की लाइफ ही कुछ अलग थी। कोई कुछ कहने वाला नहीं। अपनी मर्जी से जब चाहो उठो, जब खेलने का मन हो तो खेलो, जब पढ़ना चाहो तो पढ़ो। वो गांव की जिंदगी तो भूल सा गया और अपना पश्चाताप भी। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। एक गोल करते समय जब वो बॉल को सिर से मार रहा था तो उसका सिर अपने दोस्त के सिर पर लगा। उसे थोड़ा सा चक्कर सा आया, पर वो संभल गया। तब उसने देखा कि उसका दोस्त निढाल पड़ा है। वो शायद सिर में चोट लगने से बेहोश हो गया था। अमित को लगा वो मर गया। घबराहट से वो पसीने से तरबतर हो गया था। उसकी आंखों के सामने निखिल की मौत का मंजर घूमने लगा और वो जोर जोर से रोने लगा। इतने में उसका दोस्त उठकर बैठ गया और बाकी लोग फिर से खेलने लगे। पर अमित का मन अब खेल में नहीं लग रहा था। वो हॉस्टल में अपने कमरे में आया और सोचने लगा कि उसने कैसे अपने प्रायश्चित को भुला दिया है। तभी उसकी नज़र सामने लगे कैलेंडर पर पड़ी। उस दिन वही तारीख थी जिस दिन निखिल की 5 साल पहले मौत हुई थी। वो सारी रात सो नहीं पाया और उसने सोच लिया था कि अगले दिन वो अपने गांव वापस जाएगा। अगले दिन जब वो अपने घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। रात भर उसका मन अशांत रहा। सुबह सुबह वो निखिल के घर पर पहुंच गया। निखिल की माँ ने नाश्ता कराया उसे और पूछा कि हॉस्टल में उसका मन लग गया है। उसने हाँ में सिर हिलाया। तभी अंकिता वहां पर आ गई। वो अपने भाई के आने पर बहुत खुश थी। अमित ने पूछा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। उसे पता था अंकिता बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती है। अंकिता चुप हो गई और कोई जवाब नहीं दिया। तभी अंकिता की मम्मी बोली कि वैसे तो अंकिता का एडमिशन शहर के एक अच्छे कॉलेज में हो गया है, पर कॉलेज और हॉस्टल की फीस हम नहीं भर सकते, इसलिए अंकिता पढ़ाई छोड़ने की सोच रही है। यह सुनकर अमित को बहुत दुख हुआ। अमित की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इनकी मदद करे। तभी उसके दिमाग में एक बात आई और उसने कहा कि आंटी, आप चिंता ना करो, शहर में ऐसी कई संस्थाएं होती हैं जो मेधावी छात्रों को पढ़ने के लिए वजीफा देती हैं। मेरे साथ भी कई बच्चे हैं जिनकी वो मदद करती हैं। मैं हॉस्टल में जाते ही उनसे अंकिता की बात करूंगा और आपको पैसे भेज दूंगा। बस आप अंकिता की पढ़ाई न रोकिएगा। अंकिता ये सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अगले दिन अमित हॉस्टल आ गया। उसने अपने अकाउंट में जितने पैसे थे सारे निकाल लिए। अंकिता के पापा को फोन किया कि मेरी बात हो गई है और उस संस्था ने अंकिता को पढ़ाने में सहमति जता दी है और मैं कल आपको मनी ऑर्डर कर रहा हूँ। जब अंकिता के पापा ने संस्था का नाम पूछा तो उसने ऐसे ही प्रगति नाम की संस्था का नाम ले दिया। अंकिता के पापा को भी कोई शक नहीं हुआ। अगले दिन उसने पैसे भेज दिए। 3 दिन बाद उसे अंकिता का फोन आया कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए उसका शहर के कॉलेज में एडमिशन हो गया है और वो बहुत खुश है। अमित ने उसे कहा तो अब मेरी बहन डॉक्टर बनेगी। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। अंकिता कह रही थी, भैया अगर आप न होते तो मेरा आगे पढ़ने का सपना कभी पूरा ना होता। और अमित सोच रहा था कि एक और मदद करके उसके मन का बोझ थोड़ा और कम हो गया और अपनी बहन की एक और जिम्मेदारी उसने निभा दी। अंकिता को लगा निखिल जो मेरे लिए करता अमित शायद उससे भी कहीं ज़्यादा कर रहा है। अमित जब
12वीं क्लास में हो गया था। ये साल उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी साल की पढ़ाई से ही उसे आगे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिलना था। वो किसी तरह से भी पूरी मेहनत करके अपना इंजीनियरिंग बनने का सपना पूरा करना चाहता था। उसने उस साल जमकर मेहनत की और उसका जेईई एडवांस का पेपर भी अच्छा हो गया था। रिजल्ट में थोड़ा वक्त था, इसलिए 1 महीने के लिए वो घर वापस आ गया। अंकिता अभी 11वीं में ही थी और पेपरों के कारण अभी शहर में ही थी। अमित का जब रिजल्ट आया तो उसने पूरे देश में 17वीं रैंक हासिल की थी। वो बहुत खुश हुआ। अब उसका आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन पक्का था। उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश थे, उसे सब बधाई दे रहे थे। तभी उसने मम्मी से कहा, मैं अभी आया। वो सीधा एक मिठाई की दुकान पर गया और एक मिठाई का डब्बा लेकर सीधे निखिल के घर की तरफ चल पड़ा। अभी वो कुछ ही दूर चला था कि उसने देखा निखिल के पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वो सड़क के किनारे घायल पड़े हैं। कोई गाड़ी वाला उनको टक्कर मार गया था। वो होश में तो थे पर दर्द से कराह रहे थे। जैसे तैसे करके वो उन्हें अपने मोटरसाइकिल से अस्पताल ले गया। अस्पताल में पता चला कि उनका खून काफ़ी बह गया है और उनकी पैर ही हड्डी भी टूट गई है। डॉक्टर ने उसे बताया कि खून की एक बोतल तो तुरंत चढ़ानी पड़ेगी और इलाज का खर्चा भी काफ़ी होगा। अमित ने अपने पापा को फ़ोन किया और ये सब खर्चा करने के लिए राजी कर लिया और वो खुद एक बोतल खून देने लगा। थोड़ी देर में उसके पापा भी वहाँ पर आ गए थे। उन्होंने हॉस्पिटल के पैसे भर दिए। निखिल भी पापा से थैंक यू कहकर लिपट गया। जब तक निखिल के पापा की अस्पताल से छुट्टी नहीं हो गई, वो वहीं पर ही रहा। अंकिता के पेपरों की वजह से वो 2 दिन बाद ही आ सकी। तब तक उसके पापा घर आ गए थे। वो आते ही अमित से लिपट गई और कहने लगी, भैया, अगर आप ना होते तो ना जाने क्या होता। अमित बोला, अगर निखिल होता तो क्या वो ये सब नहीं करता। ऐसा कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। अंकिता भी रोने लगी। तभी अंकिता की मम्मी वहां पर आ गई और उसने अंकिता को बताया कैसे 2 दिन और 2 रात अमित उसके पापा की सेवा करता रहा और सोया भी तक नहीं। अंकिता ने अमित से कहा कि भैया, ये कर्ज मैं कैसे चुका पाऊंगी। अमित कुछ नहीं बोला, बस भरा मन लेकर वहां से चला आया। घर आकर वो सोचने लगा कि मेरे कारण तो उस घर ने अपना चिराग खोया है और थोड़ा सा कुछ करने से वो मेरा ही एहसान मान रहे हैं। उसकी आंखों के आगे निखिल का चेहरा घूम रहा था। यही सोचते सोचते वो सो गया। रात में उसको एक सपना आया। सपने में निखिल उसे कह रहा था कि अमित, तुम मेरी मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार क्यों मानते हो। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम जो मेरे परिवार के लिए कर रहे हो वो तो शायद अगर मैं होता तो भी नहीं कर पाता। तुम अब अपने आप को दोषी मत मानो और प्रायश्चित करना छोड़ दो। अमित की नींद खुल गई। वो बहुत घबराया हुआ था। थोड़ी देर में वो संभला और सोचने लगा, क्या मेरा प्रायश्चित खत्म हो गया है। फिर उसने मन में सोचा, प्रायश्चित तो अभी मुझे करना ही होगा। अमित का आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हो गया था। वो वहाँ हॉस्टल में रहता है। बॉम्बे की लाइफ बिल्कुल अलग है। यहाँ लाइफ रात में ही शुरू होती है। उनका 7 लोगों का ग्रुप है। अक्सर वो शाम को मरीन ड्राइव चले जाते हैं और घंटों वहाँ मस्ती करते हैं। लड़कियाँ क्लास में बहुत कम हैं। उनके ग्रुप में भी एक लड़की है आकृति, वो भी उनके साथ जाती है। ग्रुप में किसी का बर्थडे होता तो सब लोग रात का खाना बाहर ही करते हैं। अमित के लिए ये सब नया है, पर आईआईटी और बॉम्बे की लाइफ ऐसी ही है। इस सब के बावजूद अमित अभी भी अंकिता को पैसे भेजना नहीं भूलता। एक दिन अमित को मम्मी का रात को 12 बजे फ़ोन आया। तब सभी दोस्त मरीन ड्राइव पर बैठे थे। मम्मी ने पूछा,
कि पढ़ाई कैसी चल रही है। तो अमित बोला, मम्मी अभी तो हम मरीन ड्राइव पर बैठे हुए हैं। तभी मम्मी को एक लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। तो मम्मी ने पूछा, क्या रात 12 बजे भी यहाँ भीड़ रहती है? अमित बोला, नहीं मम्मी, ये तो आकृति है, हमारे साथ ही पढ़ती है। मम्मी शांत हो गई और फ़ोन पापा को पकड़ा दिया। पापा ने 2-3 मिनट बात करके फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही अमित की मम्मी ने उसके पापा से कहा कि हम कल ही बॉम्बे जा रहे हैं। वो थोड़ी परेशान लग रही थी। जब पापा ने परेशानी का कारण पूछा तो वो कहने लगी कि बॉम्बे जैसे बड़े शहर में रात के 12 बजे तक बाहर घूमना मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अमित अभी बच्चा ही तो है, वो किसी गलत संगत में पड़ सकता है और उसके साथ कोई हादसा भी तो हो सकता है। ऐसा कहकर वो रोने लगी। अमित के पापा ने समझाया कि देखो, बाकी बच्चे भी तो उनके साथ हैं, बाकी बॉम्बे की लाइफ ही ऐसी है। अब हमें अमित को उसके अपने ढंग से जीने देना चाहिए। और तुम्हें क्या अमित पर भरोसा नहीं है? वो गलत संगत में नहीं जाएगा। तुम भगवान पर भरोसा तो रखो, वो उसकी रक्षा करेंगे। तब जाकर मम्मी को थोड़ा चैन आया। आकृति एक बहुत ही शांत लड़की थी। वो अपने दोस्तों की कंपनी एंजॉय करती थी पर खुद कम ही बोलती थी। अमित ज़्यादा बोलने वाला लड़का था और सबको जोक्स सुनाकर हंसाता रहता था। कहते हैं ना, अपोजिट्स अटैक। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। कुछ देर बाद दोनों ने प्यार का इजहार भी कर दिया। अब वो दोनों अकेले भी शहर में मोटरसाइकिल पर घूमने निकल जाते और घंटों मरीन ड्राइव पर बैठे रहते। एक दिन अमित थोड़ा उदास बैठा था तो आकृति ने पूछा कि क्या बात है। अमित एक बार को तो टाल गया, पर फिर उसने सोचा, आकृति को मैं सब बता देता हूँ। ये वही दिन था जिस दिन निखिल की मौत हुई थी। उसने आकृति को वो सारी घटना और उसके बाद कैसे उसने अपनी तरफ से प्रायश्चित किया वो सब उसे बता दिया। आकृति ने उसे समझाया कि जो तुमने उनकी मदद की वो तो चलो ठीक है, पर इस बात में अपना कसूर मानकर उसे दिल पर रखे रहना गलत है। अमित भी उसकी बात से थोड़ा सहमत था, पर वो ये बात भूल नहीं पा रहा था। हालांकि आकृति अमित की इस बात से खुश थी, जो जिम्मेदारी वो अपनी बहन अंकिता के लिए निभा रहा है। उधर अंकिता का नीट टेस्ट हो चुका था, बस रिजल्ट आना बाकी था। एक दिन अमित और आकृति मरीन ड्राइव पर बैठे थे कि अंकिता का फ़ोन आया। जब उसने बताया कि उसका नीट का टेस्ट क्लियर हो गया है और उसे दिल्ली में मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, तो अमित की खुशी का ठिकाना न रहा। आकृति भी पास बैठी सब सुन रही थी। उसने इशारे से अमित को फ़ोन उसे देने को कहा। अमित ने भी अंकिता को कहा कि लो, तुमसे कोई बात करना चाहता है। आकृति ने अंकिता को बधाई दी और शुभकामनाएं दी और फ़ोन वापस अमित को पकड़ा दिया। अंकिता ने अमित से पूछा कि ये लड़की कौन है? तो अमित बोला, दोस्त है। तब अंकिता ने पूछा कि सिर्फ दोस्त है या भाभी है मेरी? फिर अमित ने अंकिता को सब बता दिया। अंकिता अब आकृति को भाभी कहकर ही बुलाने लगी। अंकिता का अब दिल्ली में MBBS में एडमिशन हो चुका था। उसकी स्कॉलरशिप भी लग गई थी। अब उसने अमित को पैसे भेजने से मना कर दिया था। अमित अब सोच रहा था कि अंकिता की मदद कैसे करे। उसे याद आया कि अगले हफ्ते अंकिता का बर्थडे है। उसने आकृति को मिलकर अंकिता को राखी वाले दिन सरप्राइज़ देने का प्लान बनाया। उसका एक साथी भी दिल्ली IIT में पढ़ता था। उसने भी उनकी मदद की। रक्षाबंधन वाले दिन जब वो दोनों अंकिता के पास पहुँचे तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसके लिए ये सच में बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। उन दोनों ने उसे एक गिफ्ट भी दिया। जब अंकिता ने गिफ्ट खोला तो उसमें स्कूटी की चाबी थी। स्कूटी बाहर खड़ी थी। अंकिता की आंखों में आंसू आ गए और वो अमित से लिपट गई।
अंकिता को खुश देखकर अमित बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था। आकृति की आंखें भी दोनों को देखकर भर आई। अगले दिन अपने दोस्त का मोटरसाइकिल लेकर अमित ने आकृति को दिल्ली घुमाया। वो वहाँ रह चुका था और दिल्ली के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। उसने अपना कॉलेज भी दिखाया जहाँ वो पढ़ता था। आकृति को भी ऐसा लग रहा था कि उसकी किस्मत अच्छी है जो उसे अमित जैसा जीवन साथी मिल रहा है, जो हंसमुख भी है और भावुक भी। आकृति और अमित का प्यार परवान चढ़ रहा था। दोनों पढ़ने में भी काफ़ी होशियार थे। कभी अमित क्लास में फर्स्ट आता तो कभी आकृति। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में अमित ने टॉप किया। कॉलेज की तरफ से उसे यूएसए में 6 महीने के लिए स्कॉलरशिप पर जाने का मौका मिला। आकृति उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आई। जाते जाते अमित ने आकृति से कहा कि तुम अंकिता का ख्याल रखना। तो आकृति ने कहा ठीक है, तुम वहाँ अपना ध्यान रखना और मैं अंकिता का ध्यान रखूँगी। वो बीच बीच में अंकिता को फ़ोन करती रहती थी और दोनों अच्छी सहेलियां बन गई थी। एक दिन अंकिता को पता चला कि एक कंपटीशन हो रहा है जिससे कि बाद में बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने में आसानी होती है। अंकिता ये कंपटीशन देना चाहती थी क्योंकि अंकिता क्लास में से फर्स्ट आती थी, इसलिए उसके अध्यापकों ने भी उसी का नाम सुझाया था। अंकिता ने कंपटीशन के बारे में पता किया तो पता चला उसकी फ़ीस 50,000 है। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाई, फिर सोचा चलो अमित भैया से पूछ लेती हूँ। उसने अमित को फ़ोन लगाया पर नंबर लग नहीं रहा था। जब 2-3 बार फ़ोन नहीं लगा तो उसने आकृति को फ़ोन लगाया। आकृति ने बताया कि जहाँ अमित आजकल है वहाँ अगले 1 हफ्ते तक फ़ोन नहीं मिलेगा। उस कंपटीशन की आखिरी तारीख अगले 2-3 दिनों में ही थी। जब आकृति ने अंकिता से पूछा कि क्या बात है तो वो टाल गई, कुछ न कहा और कहने लगी बस मैंने तो ऐसे ही फ़ोन किया था। वो आकृति को किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती थी, पर जब आकृति ने उसे जोर देकर कहा कि देखो तुम्हारा भाई तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर गया है, तो अंकिता ने सारी बात बता दी। आकृति ने 50,000 रुपये का इंतज़ाम करके अंकिता के अकाउंट में डाल दिए। अंकिता ये सोचकर इतनी खुश हो रही थी कि मुझे भाई और भाभी दोनों ऐसे मिले हैं जो मेरी किसी बात को नहीं टालते। अब वो चाहती थी कि वो इस कंपटीशन को ज़रूर जीते, जिससे कि उसे एक तो बाहर जाने के लिए स्कॉलरशिप मिल जाए, दूसरा वो नहीं चाहती थी कि भाभी की हुई मदद बेकार जाए। उसकी मेहनत रंग लाई और वो उस कंपटीशन में फर्स्ट आ गई। उसने अपने भैया से भी पहले भाभी को फ़ोन करके ये बताया। भाभी ने भी उसे बधाई दी। तब जब अंकिता ने अमित को फ़ोन किया और ये भी बताया कि इसके लिए पैसे उसने आकृति से लिए थे, तो अमित को बहुत आश्चर्य हुआ। अमित ने फ़ोन करके आकृति से पूछा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो आकृति बोली, क्या अंकिता की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, मेरी क्या वो कुछ भी नहीं लगती। और बाकी रही पैसों की बात, तो जैसे तुम अंकिता को पहले भेजने के लिए इंतज़ाम करते थे वैसे ही मैंने भी कर लिया। ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है। और फिर दोनों हंसने लगे। अमित सोच रहा था कि इस प्रायश्चित में मेरी होने वाली जीवन साथी भी शामिल हो गई है और वो कितना लकी है, उसे ऐसी जीवन साथी मिली जो। जब वो यूएसए से वापस आया तो आकृति एयरपोर्ट पर उसे लेने पहुंची। अमित ने आकृति को गले लगाया और कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी आकृति मेरी बात का इतना मान रख सकती है। और दोनों फिर से हंसने लगे। अमित की आईआईटी में पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। आजकल वो यूएसए में गया हुआ था। आकृति बॉम्बे में ही जॉब कर रही थी। अंकिता अपने फाइनल ईयर के पेपर देकर रिजल्ट का इंतज़ाम कर रही थी। वो हर बार क्लास में फर्स्ट आती थी। उसकी क्लास का एक लड़का मनीष उससे हर बार
2-4 नंबर से पीछे रहता था और सेकंड आता था। इस बार जब रिजल्ट आया तो मनीष फर्स्ट था और अंकिता सेकंड। अंकिता जब मनीष को बधाई दे रही थी तो मनीष बोला कि मैं तो किस्मत से फर्स्ट आ गया, ये पोजीशन तो वैसे तुम्हारी है। दोनों भी हंसने लगे। वो दोनों ही मन एक दूसरे को चाहते थे, बस कह नहीं पा रहे थे। इंटर्नशिप में दोनों काफी साथ रहने लगे और दोनों का प्यार गहरा होता चला गया। एक दिन दोनों बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तभी मनीष ने 2 नॉनवेज डिश का ऑर्डर दिया। अंकिता बोली, मनीष, हम तो शुद्ध शाकाहारी खाने वाले पंडित लोग हैं, हम तो अंडा भी नहीं खाते। तुम अपने लिए मंगवाना चाहो तो मंगवा लो। मनीष ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया और कुछ वेजिटेरियन ऑर्डर कर दिया। वो थोड़ा चुप चुप लग रहा था तो अंकिता ने पूछा कि क्या हुआ। वो बोला, अंकिता, तुम ब्राह्मण हो पर मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्या तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए मान जाएंगे? अंकिता बोली, डरो मत, मेरे माता पिता मेरी बात कभी नहीं टालेंगे और मैं उन्हें मना लूँगी। उस रात अंकिता ने पापा को फ़ोन किया और सारी बात उन्हें बताई। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। जब समझाने की कोशिश की तो वो आग बबूला हो गए। अंकिता ने ये तो सोचा भी नहीं था। इससे पहले पापा ने उसे कभी नहीं डांटा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने फ़ोन रख दिया। वो भरे मन से मनीष को फ़ोन करने ही वाली थी कि अमित का फ़ोन आ गया। उससे बात करते करते अंकिता रो पड़ी। जब अमित ने कारण पूछा तो अंकिता ने सब बता दिया। वो बोला, 2 मिनट बाद मैं वापस आ रहा हूँ और अंकल आंटी से बात करूँगा, तब तक तुम मनीष को कुछ मत कहना। जब वो गांव गया और अंकिता के पापा से बात की तो मानने को तैयार नहीं थे वो और कह रहे थे कि हम शादी ब्याह तो ब्राह्मणों में ही करते हैं। तब अमित बोला कि मैं भी तो ब्राह्मण नहीं हूँ, मुझे भी तो आपने बेटा बनाया है और अंकिता ने भी अपना भाई माना है। तो जब आपका बेटा ब्राह्मण नहीं है तो दामाद भी ज़रूरी नहीं कि कोई ब्राह्मण हो। अंकिता उसे बहुत चाहती है और लड़का भी अच्छे घर का है। बहुत समझाने पर अंकिता के पिता मान गए। अमित को बहुत सुकून मिला। उसने तुरंत अंकिता को फ़ोन किया। अंकिता ये खबर सुनकर फूले नहीं समा रही थी और अमित को धन्यवाद दे रही थी। उसने मनीष को भी फ़ोन कर दिया कि उसके मम्मी पापा मान गए हैं। मनीष के घर में पहले से ही सब तैयार थे। अमित ने अंकिता से कहा कि हफ्ते बाद उसे वापस जाना है, इसलिए वो सगाई कराकर ही जाएगा। 3 दिन बाद सगाई तय हो गई। अमित ने आकृति के बारे में घर पर पहले ही बता दिया था। उसने आकृति को भी सगाई पर बुला लिया। सोचा इसी बहाने मम्मी पापा से भी उसे मिला दूंगा। सगाई की रस्मों में जो भी भाई का फर्ज होता है वो सब अमित ने बड़ी शिद्दत से निभाई। आकृति ने मजाक में अमित से पूछा कि हमारी सगाई कब हो रही है। अमित हंस दिया और बोला, बहुत जल्द। अंकिता और मनीष बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी अमित को थी। उसे लग रहा था कि पश्चाताप की राह में उसने एक बहुत बड़ा प्रायश्चित कर लिया है। अंकिता को लग रहा था कि अगर अमित ना होता तो उसका क्या होता। अमित ने जो किया था शायद उसका सगा भाई भी होता तो ना कर पाता। वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी। अमित की अब यूएसए में पक्की नौकरी लग गई थी। आकृति भी उसी शहर में नौकरी करती थी। दोनों काम अलग अलग कंपनी में करते थे पर रहते इकट्ठे थे। अब दोनों शादी करने की भी सोच रहे थे। अमित ने आकृति से कहा कि अंकिता और मनीष से बात करके उनकी शादी और हमारी शादी कुछ दिनों के अंतर पर कर लेते हैं और एक ही बार इंडिया जाकर ये दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। अंकिता और मनीष भी अब फाइनल ईयर पीजी दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में कर रहे थे। अपने माँ बाप से बात करके सबने शादी की तारीख पक्की कर दी। अमित और आकृति की शादी अंकिता की शादी के 1 हफ्ते बाद थी।
अमित और आकृति अपनी अपनी कंपनी से 1 महीने की छुट्टी लेकर इंडिया वापस आ गए। अंकिता और मनीष भी वहां पहुंच गए। शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। एक दिन अमित आकृति को गांव घुमाने ले गया। वो वहां उसे खेत दिखा रहा था कि आकृति ने कहा, चलो तालाब पर चलते हैं। अमित के मुख के भाव एकदम से बदल गए। उसे निखिल का चेहरा याद आने लगा। जब आकृति ने पूछा कि क्या बात है, तो अमित बोला कि मैं तालाब के पास नहीं जा सकता। मुझे वहां जाने से बहुत डर लगता है। तालाब के नाम से ही मुझे कुछ होने लगता है और निखिल की मौत की याद आ जाती है। आकृति को लगा कि ये बेमतलब का डर मुझे अमित के मन से निकालना होगा। शाम को उसने अमित से कहा कि तुम जो अंकिता और उसके घर वालों के लिए कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, पर ये प्रायश्चित का डर तुम्हें अपने मन से निकालना होगा। कल अंकिता की शादी है। अगर तुम मेरी बात मानो तो आज ही जाकर उसे सब बता दो। मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मेरे मुताबिक अंकिता भी यही कहेगी। तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। पर आकृति के बहुत समझाने पर भी अमित नहीं माना। आकृति ने भी ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि पश्चाताप का ये डर वो आज अपने होने वाले पति के दिल से निकाल कर रहेगी। वो अमित को बिना बताए ही अंकिता के पास गई और उसे सब बता दिया कि कैसे अमित पश्चाताप की आग में जल रहा है। अंकिता आंखों में आंसू भरकर बोली, नहीं भाभी, इसमें अमित का कोई कसूर नहीं था। वो ऐसे ही अपने आप को गुनहगार समझ रहा है। मैं भी उस दिन तालाब के पास ही खेल रही थी। निखिल अपनी मर्जी से ही तालाब पार करने गया था। अमित भैया ने तो अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी। मैं उस वक्त बहुत डर गई थी, इसलिए घर भाग गई थी और किसी से कुछ कह नहीं पाई थी। मैं अभी जाकर भैया की गलतफहमी दूर कर देती हूँ। वो झट से भागकर अमित के कमरे में गई। आकृति बाहर ही खड़ी रही। वो दोनों भाई बहन के बीच में नहीं आना चाहती थी। थोड़ी देर बाद जब अमित और अंकिता दोनों बाहर आए तो उनकी आंख में आंसू थे। अमित ने आकृति को गले से लगा लिया। उसकी आंखें आकृति को कह रही थी कि उसने अमित को एक बहुत बड़े भंवर से निकाल दिया है। अगले दिन वो बिना किसी मन के बोझ के शादी को एंजॉय कर रहा था। उसने भाई के सारे फर्ज निभाए और अंकिता को विदा कर दिया। अगले दिन वो आकृति को तालाब पर ले गया घुमाने। वो घंटों उस तालाब के पास बैठे रहे। ये वही दिन था जिस दिन निखिल की मौत हुई थी, पर अब अमित के मन में डर ना होकर सुकून था। उसकी आंखें भर आई थी और वो उस तरफ ही देख रहा था जहां निखिल डूबा था, जैसे उसे कह रहा हो कि मैंने तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां निभा दी है और मेरा प्रायश्चित अब पूरा हुआ। और आकृति अपना सिर अमित के कंधे पर रखकर ये सोच रही थी कि मेरे होने वाले पति के ऊपर जो एक अनजान कर्ज था वो उससे मुक्त हो गया है। उधर जब मनीष अंकिता से बोला कि मैं तो समझ रहा था अमित तुम्हारा सगा भाई है, तो अंकिता बोली, नहीं, वो मेरा सगा भाई नहीं पर उससे बढ़कर है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।